चीन एलियंस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने वाली पहली विश्व शक्ति बन गया है। यह सब साइंस फिक्शन फिल्म अराइवल की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि यह फिल्म इंटरस्टेलर के बराबर है और देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिल्म की मूल किताब के लेखक एक अमेरिकी चीनी है, इसलिए कहानी में चीनी तत्व भरपूर है, न सिर्फ सतही तौर पर बल्कि गहराई में भी। और इसकी दिमाग घुमा देने वाली जटिलता इतनी है कि खुद जासूस ने भी 3 बार फिल्म देखी तब जाकर कहानी को समझ पाया। भाइयों, कहीं मत जाइए, जरूर अंत तक देखिए। कहानी की शुरुआत एक सुबह से होती है जब 12 एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर उतरती हैं और वे अलग अलग महाद्वीपों के 12 देशों में बस जाती हैं। जैसे ही यह दृश्य सामने आता है, इस घटना ने दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिका ने सेना तैनात कर एक दल को एलियंस से बात करने भेजा। भाषा की समस्या के कारण वे नाकाम रहे, इसलिए बेहतरीन भाषाविद छोटी में और भौतिक विज्ञानी छोटा शुआई को बुलाया गया। उनका मिशन था एलियंस का मकसद जानना। जल्द ही दोनों वहां पहुंचे। छोटी में ने देखा कि वह स्पेसशिप एक बड़े चिकने पत्थर की तरह मैदान में तैर रहा था। यह देख सब बेचैन हो गए। सहकर्मियों से चर्चा के बाद मे और बाकी लोग सूट पहनकर शिप के नीचे पहुंचे। वे लिफ्टिंग कार से प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। ऊपर 100 मीटर लंबी सुरंग थी। लोग एक ऊंचाई पर कार रोककर ऊपर ग्लो स्टिक फेंकते हैं ताकि गुरुत्वाकर्षण जांच सकें। स्टिक दीवार पर गिरते ही वे कार फिर चालू कर देते हैं। स्पेसशिप के गुरुत्वाकर्षण सीमा पर सब हवा में तैरने लगे। उन्होंने उछलकर खुद को दीवार पर खड़ा कर लिया। ये क्षेत्र सिर्फ 2 घंटे रहेगा, इसलिए सब जल्दी ऊपर चढ़ने लगे। सामने एक सफेद रोशनी वाली बाधा थी। एलियन को आभास हुआ और वह धुंध से बाहर आया। वह स्क्विड जैसा था, त्रिकोण नहीं। एलियन ने गहरी आवाज निकाली। छोटी में बहुत डरी थी और कांप रही थी, इसलिए मिशन समय से पहले खत्म करना पड़ा। कर्नल ने उसकी हालत समझी, पर समय कम था। वैश्विक रिसर्च में प्रगति नहीं थी और आम लोग घबराए थे। कुछ को लगा दुनिया का अंत है। वे हिंसा और लूटपाट पर उतर आए। कुछ ने एलियंस को भगवान मान लिया और आत्मदाह कर प्रायश्चित करने लगे। हालात बेकाबू देख कर्नल परेशान था। तभी छोटी में को संवाद का तरीका सूझा। वह एलियंस के पास गई और कार्डबोर्ड पर मानव लिखकर खुद की ओर इशारा किया ताकि बता सके कि वे इंसान हैं। एलियंस हमसे उन्नत थे, वे तुरंत समझ गए। उन्होंने स्क्रीन पर इंसानों के लिए एक शब्द चित्रित किया जो स्याही की चित्रकला जैसा था। मैं उत्साहित थी। उसने दूसरों की ओर इशारा किया। जवाब में एलियंस ने कई चित्र बनाए। भले ही अर्थ स्पष्ट न हो, पर मे की दिशा सही थी। अगले दिन उसने चीजों के जरिए अंग्रेजी सिखाई। उसने कार्डबोर्ड पर अपना नाम लिखकर खुद की ओर इशारा किया, पर एलियंस ने फिर वैसे ही चित्र दिखाए। उससे समस्या समझ आ गई जब उसने देखा कि चिड़िया ठीक है। मे ने तुरंत अपना सूट उतार दिया ताकि एलियंस उसे पहचान सके। कर्नल ने उसे नहीं रोका और यह काम कर गया। जब मे ने तख्ती से खुद की ओर इशारा किया तो एलियंस ने उसका नाम लिखा। शुआई ने भी सूट उतारकर अपना नाम लिख दिया। फिर मे ने उनका नाम पूछा। एलियंस झिझके पर अपने नाम लिख दिए। इस तरह दोनों के बीच संवाद शुरू हो गया। छोटी में खुश थी, पर उसे नहीं पता था कि किस्मत बदलने वाली है। यान से बाहर उसे कुछ अजीब लगा और एक अनजान लड़की की छवि उभरी। हवा की जांच में शरीर स्वस्थ निकला तो उसने ध्यान नहीं दिया और एलियन भाषा सीखती रही। वह रोज यान में जाकर चीजों के जरिए शब्द सीखती और उन्हें अंग्रेजी सिखाती। पर शब्दावली बढ़ने पर पता चला कि एलियंस की आवाज और शब्दों में कोई मेल नहीं था। असल में वे बोल ही नहीं सकते थे। उनकी भाषा गैर रेखीय है। इंसानों की तरह शब्दों का क्रम वहाँ जरूरी नहीं। यह चित्रकारी जैसी है जहाँ सिर्फ अंतिम अर्थ मायने रखता है। उनका एक प्रतीक पूरे वाक्य का अर्थ दे सकता है, जिससे अनुवाद करना कठिन हो गया। इसी बीच अमेरिकी सैटेलाइट ने चीन और एलियंस की बातचीत रिकॉर्ड की। अनुवाद से पता चला कि चीनी विशेषज्ञ संवाद के लिए महजों का उपयोग कर रहे थे। क्या एलियंस भी महजों के खिलाड़ी हैं? छोटी में समझ गई कि चीन ने एलियंस को महजों खिलाकर बातचीत को खेल बना दिया है, जहाँ हर विचार खेल में व्यक्त होता है। जैसे अगर मुझे 4 बांसियों की जरूरत है और एलियन टाइल दे तो यह सहयोग का संकेत है। पोंग या ची न करना इनकार माना जाएगा। इस तरह हर टाइल एक शब्द बन गई और पोंग, कांग, हु जैसी क्रियाओं से भावनाएं व्यक्त होती हैं। दोनों बुनियादी बातचीत कर सकते हैं और गहराई बढ़ने पर जटिल संवाद भी। छोटी मे को अपनी सीमित सोच का एहसास हुआ, पर अब वह केवल मौजूदा तरीकों का ही इस्तेमाल कर सकती थी। चिन्हों को समझकर उन्हें फिर से जोड़ना। फिर उसने एलियन से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पर उसका जवाब हैरान करने वाला था। इसने क्या कहा? ऑफर वेपन। मैं जाऊं, ये लोग तो वे लड़ना चाहते हैं। कर्नल को एलियन खतरनाक लगे, पर शाओमई को लगा कि वे हथियार का मतलब नहीं जानते, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। शायद एलियन कुछ देना चाहते हैं। शाओमई ने दोबारा अंदर जाकर समझने का फैसला किया, पर कर्नल को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा एलियन की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए उसने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर शाओमई के जाने से पहले ही जहाज में बम रख दिया ताकि वह मानवता को बचा सके। शाओमई तैयार होकर अंदर जाने लगी। कर्नल उसे बम फटने तक रोकना चाहती थी, पर शाओमई की जिद पर उन्होंने उसे जाने दिया। अब बम फटने में 4 मिनट बचे थे। कर्नल ने देखा कि शाओमई और शाओशुआई के साथ सुरक्षा दल नहीं है, तो नया एस्कॉर्ट ग्रुप भेजने का आदेश दिया। पर कर्नल के साथियों ने हथियार उठा लिए और नए ग्रुप को रोकने लगे। इसी बीच शाओमई ने एलियन से पूछा कि वे इंसानों को क्या देना चाहते हैं। एलियन ने एक चित्र बनाया जो किसी तकनीक का संकेत था, पर शाओमई निश्चित नहीं थी। शाओमई की शंका देख एलियन ने उसे पास बुलाया। जैसे ही शाओमई ने हाथ रखा, टेंटेकल्स से स्याही निकलने लगी और वह उसे लिखने का निर्देश देने लगा। शाओमई का हाथ फंस गया था। एलियन के दोबारा छूते ही शाओमई को पराई यादें दिखने लगी। होश आने पर वह एलियन की तरह खुद चित्र बनाने लगी।
लगी। शाओ शुआई दंग रह गया। तभी बम का 50 सेकंड का काउंटडाउन शुरू हुआ, मानो एलियन को सब पता चल गया हो। एलियन पीछे हटा और स्याही छोड़ी। दूसरे ने उन छींटों से चित्र बनाए। शाओ मई और शाओ शुआई कुछ समझते तभी गोलियां चलने लगी। एलियन ने उन्हें शिप से बाहर फेंक दिया। तभी धमाका हुआ, पर गेट बंद होने से वे बच गए। एलियन ने जान बचाई, यानी वे दोस्त थे। अफसोस, ये देर से समझ आया। घायल एलियन शिप लेकर ऊपर चला गया। स्पेसशिप की पहली हलचल से सब घबरा गए। चीन को पता चला कि एलियंस को हथियार चाहिए, जिससे गृह युद्ध भड़काने का शक हुआ। इसलिए चीन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन से हट गया। गठबंधन कमांडर ने पूर्वी सागर में सेना तैनात कर 24 घंटे में हमले की तैयारी की और बाकी देशों से एकजुट होकर खतरा मिटाने की अपील की। शाओ मई के पास सिर्फ 24 घंटे थे एलियंस का मकसद समझने के लिए, ताकि युद्ध टल सके। पर इन विशाल पैटर्न्स को समझना मुश्किल था। तभी उसे अपनी भविष्य की बेटी याद आई। बेटी ने पूछा कि आपसी फायदे वाले लेन देन को क्या कहते हैं। जवाब न पता होने पर शाओ मई ने उसे पिता के पास भेजा। फिर होश आने पर शाओ मई को लगा युद्ध तय है, पर तभी शाओ शुआई ने खुशखबरी दी। इन पैटर्न्स में समय का वर्णन था, पर वे अधूरे थे। उसने इनका 3D चित्र निकाला और पाया कि ये हिस्से कुल पैटर्न का 0.0833% हैं, जो 1/12 के बराबर है। एलियन जहाजों की संख्या भी 12 ही थी। स्पष्ट था कि इंसानों से सीधे संवाद न कर पाने के कारण एलियंस ने जानकारी देने के लिए इन संख्याओं का सहारा लिया। मैं समझ गई कि एलियन के 12 जहाज एक ही हैं और समस्या को मिलकर सुलझाना होगा, पर जहाज अलग देशों में होने के कारण जानकारी जुटाना जरूरी है। CIA अधिकारी ने इसे असंभव बताया, क्योंकि उसने अन्य देशों के संदेशों में भी यही सुना था। अपनी अंतिम बैठक में एलियनों ने कहा, यहाँ कोई समय नहीं है, कई एक हो जाते हैं। चीन की एलियन हमले की तैयारी के बीच उनका संदेश मानवता के खिलाफ जवाबी कार्रवाई लग रहा था। पर छोटी मई को लगा कि एलियन दोस्ताना है और एकता का अर्थ इंसानों का मिलकर 12 जगहों की जानकारी से उत्तर खोजना है। घुंघराले बालों वाले अधिकारी ने विरोध किया। क्यों? हमें जानकारी टुकड़ों में क्यों दी गई? क्यों ना सब कुछ एक साथ दे दिया गया? साथ काम का ये तरीका देख अफसर चुप रहा। पर अब देश अपनी जानकारी गोपनीय रखते हैं, वे इसे साझा क्यों करेंगे? कर्नल ने सुझाव दिया कि हम पहले अपनी जानकारी देकर दूसरों से विनिमय करें, इससे दोनों का लाभ होगा। इसे नॉन जीरो सम गेम कहते हैं। यही छोटी मई की बेटी ने पूछा था और उसने जवाब दिया, कुछ खेल। होश आने पर मई समझ गई कि एलियंस के साथ उसका लिखना एक लेन देन था। वे चाहते थे कि वह चित्र समझे। ये समझते ही उसे याद आया कि यान ने नावें छोड़ी थीं और उसने उनकी स्याही छुई थी। ये सब फिर होने वाला है, ये सोचकर वह बाहर भागी। वहाँ उसे नाव दिखी, वह अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। नाव ऊपर उठी, दरवाजा खुलते ही सफेद गैस भर गई। पार पहुँचते ही उसके पैर सुनहरी जमीन पर थे, पर कोई एलियन नहीं दिखा। तभी एक एलियन तैरता हुआ आया। मई ने पूछा, दूसरा कहाँ है? उसने कहा, वह धमाके में मर गया। और फिर बोला, अरे फिर से वही हथियार वाली बात शुरू हो गई। आखिर इसका असली मतलब क्या है? उसने फिर से गहराई से पूछा, तुम लोग आखिर इस धरती पर क्या करने के लिए आए हो? उसके कहते ही शाओ मई को उस अनजान लड़की की याद आई। एलियन ने बताया कि वह भविष्य देख सकती है और हथियार सक्रिय होने की बात कहकर चला गया। जल्द ही शाओ मई धरती पर लौटी, जहां उसे लेने कर्नल आए। पर अब शाओ मई सब जानती थी और उसमें कोई जिज्ञासा नहीं बची थी। ऊपर से आदेश था कि केंद्र को युद्ध के लिए तैयार रखें। अन्य जगहों पर स्पेसशिप घूमने लगी, जिससे इंसानों को हमले का डर सताने लगा। शाओ मई अभी तक नहीं निकली थी, वह चित्रों का अनुवाद करने लगी। भविष्य में उसने शोध से एलियन भाषा समझ ली थी। उसने एक अनुवाद पुस्तक लिखी और जैसे ही भविष्य की वह किताब खोलती है, वर्तमान की शाओ मई को एलियन लिपि का पूरा ज्ञान हो जाता है। मैं इसे पढ़ सकती हूँ, मुझे पता है ये क्या है। क्या? ये कोई हथियार नहीं है, समझना एक तोहफा है। छोटी मई ने कर्नल को ढूंढकर बताया कि हथियार शब्द का अर्थ एलियंस की नजर में भाषा है। एलियंस हमें अपनी भाषा देना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। दरअसल यह सब हमारी मानवीय सोच का नतीजा है। जैसे आकाश को आकाश ही क्यों कहते हैं, बादल या नीला क्यों नहीं, नीले रंग को नीला ही क्यों कहते हैं, क्या उसे काला नहीं कह सकते? ये सब नाम हमने इंसानों की आपसी बातचीत को आसान बनाने के लिए दिए हैं। लेकिन एलियंस हमारे जैसे नहीं हैं। उन्होंने हथियार को कभी भी तलवार, बंदूक या किसी खतरनाक चीज के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने हथियार के अर्थ को भाषा के रूप में स्वीकार किया है। हमारी मूलभूत समझ ही अलग है, इसीलिए यह गलतफहमी हुई। अब एलियंस अपनी भाषा इंसानों को देना चाहते हैं। छोटी मई बहुत उत्साहित है, क्योंकि उसने एलियंस की भाषा सीखकर भविष्य देखना सीख लिया है। लेकिन कर्नल न तो उसे समझ पा रहा है और न ही छोटी मई की बातों पर विश्वास करना चाहता है। छोटी मई बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अच्छा यह है कि वह भविष्य देख सकती है। जैसे ही उसका ध्यान बदलता है, वह खुद को भविष्य में एक दावत में देखती है। तब तक 18 महीने बीत चुके होते हैं और सभी देश सफलतापूर्वक एकजुट हो चुके होते हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल भी इस दावत में शामिल होने आए, लेकिन उनका असली मकसद छोटी मई से मिलना था। तो तुमने कुछ असाधारण किया है, कुछ ऐसा जो मेरे वरिष्ठ भी नहीं कर पाए। क्या किया तुमने? तुमने मेरा मन बदल दिया। इस एकता का कारण तुम ही हो। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे मेरे निजी नंबर पर संपर्क किया था।
आपका निजी नंबर जनरल? मुझे तो आपका निजी नंबर भी नहीं पता। अब देखो, मैं ये दावा नहीं करता कि मुझे पता है कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये देखना जरूरी था। मैंने तुम्हें फोन किया था, है ना? हाँ, तुमने किया था। छोटी मई ने याद से नंबर देखा और तुरंत बेस पर लौटकर सैटेलाइट फोन से शांक जनरल को कॉल किया, लेकिन सेना को उसकी हरकत का पता चल गया और वे उसे पकड़ने आ गए। अब वह जनरल को जल्दी से कैसे मनाए? भविष्य में जनरल ने इसका जवाब दिया था। हेलो, तुम कौन हो? आपने मुझे मेरी पत्नी के अंतिम शब्द बताए। जनरल साहब, मैं इंडियाना पोलिस में था और आपकी पत्नी ने मेरे बारे में सपना देखा। पत्नी का संगीत? उसके नाम पर भरोसा रखें। जाओ और नौकरी के लिए आवेदन करो। स्रोत मिल गया। फोन कॉल करने वाला व्यक्ति क्लीन रूम में निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहा है। किसी के जीवन में बदलाव लाना। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? फाइंड मी 20 सेकंड्स। बस 20 सेकंड। क्या आपको मुझ पर भरोसा है? जनरलों पर बोझ नहीं पड़ता, नायक ही अंत में शेष रहते हैं। तुम देशद्रोह कर रहे हो। एक देशद्रोह का कार्य। हाँ, छोड़ दो, ये हो गया, मैं कर चुका हूँ। उधर भविष्य में छोटी मई अपनी यादों के साथ जागती है और चक्र पूरा होता है। चीन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले रोके और सूचना साझा करने की पहल की, जिससे मानवता एकजुट हुई। मई एलियन भाषा सीखकर भविष्य देख सकती है, क्योंकि एलियनों की सोच रैखिक नहीं बल्कि उनकी भाषा की तरह वृत्ताकार है, जहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ हैं। वे जन्म से ही पूरी जिंदगी जानते हैं, जबकि हम इंसान सीधी रेखा की तरह अंत तक पहुँचकर ही सब जान पाते हैं। छोटी मई ने एलियनों की, फिर उसका दिमाग एलियन जैसा हो गया और उसे पूरी जिंदगी याद आ गई। सवाल है कि क्या भविष्य बदला जा सकता है? नहीं। अगर आपको पता हो कि एक हफ्ते बाद मौत होगी तो आप बच भी जाएं, पर वह जानकारी कहां से आई? असल में अंत पहले से तय होता है और उसे जानने के बाद आपके विचार भी उसी का हिस्सा होते हैं। इसीलिए जनरल ने कहा कि उसे मई का फोन आया था, जबकि उसने फोन नहीं किया था। मानवता का एकजुट होना तय था और इसी नतीजे तक पहुँचने के लिए मई का जनरल को फोन करना चक्र पूरा करने के लिए जरूरी था। गैर रेखीय समय में ये घटनाएं मिलकर एक ही नतीजे की ओर ले जाती हैं। जैसे गलत वाक्यों में भी अर्थ छिपा होता है, वही अर्थ तय नतीजे जैसा है। मई भविष्य बता नहीं, उसे याद कर रही थी। जल्द ही मानवता का एकीकरण पूरा हुआ और एलियन पृथ्वी से लौटने लगे। उन्होंने अपनी भाषा इंसानों को दी, जिससे सभ्यता तेजी से विकसित हुई। बदले में इंसानों को 3000 साल बाद उनकी मदद करनी होगी, पर यह मदद कैसे होगी? तभी मदद का रास्ता दिखेगा। कोहरे में एलियन गायब हो गए, जैसे कोई सपना हो। मई बेचैन थी क्योंकि भविष्य में उसकी शादी शुआई से होगी और उनकी बेटी 9 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से मर जाएगी। मई ने शुआई को यह बताकर अपनी शक्ति स्वीकार की थी। शुआई सच नहीं मान पाए और घर छोड़कर चले गए। शायद वह मई को दोष देते हैं कि सब जानते हुए भी उसने बेटी को जन्म क्यों दिया। अब जब छोटी मई को भविष्य की सारी बातें पता चल गई हैं, क्या वह कोई और विकल्प चुनेगी? शायद। कई बार मैं जो महसूस करता हूँ वह खुद मुझे भी नहीं पता। तुम जानती हो, जब से मुझे याद है, मेरा सिर हमेशा तारों की ओर उठा रहा है। नहीं, जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो उनसे मिलना नहीं था, बल्कि तुमसे मिलना था। सुनने के बाद वह हिचकिचाई। उसकी यादों में शुआई और अपनी बेटी के साथ बिताए पल उभर आए। लगता है उसने फैसला कर लिया है। छोटी मई कुछ बदल नहीं सकती। शुआई के साथ रहने पर उसे खोने का डर है और न रहने पर बेटी का अस्तित्व नहीं होगा। भले ही उसने बेटी को अभी अनुभव न किया हो, पर भविष्य की यादें उसके सामने हैं। जब हर विकल्प गलत लगे तो प्रकृति के अनुसार चलना ही बेहतर है। असल जिंदगी में भी हम अक्सर पुराने फैसलों पर पछताते हैं, पर क्या दूसरा चुनाव वाकई सही होता? उस रास्ते को लेकर पछताने के बजाय जिस पर कभी चले ही नहीं, बेहतर है कि अपनी ऊर्जा वर्तमान पर लगाएं, हिम्मत से आगे बढ़ें और सही गलत के बारे में न सोचें। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं। बस शैतान के वीडियो पर ध्यान दें, एक क्लिक में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कर दें। भविष्य में हम फिर मिलेंगे। 2026 बिलीबिली हाफ सीजन न्यू ईयर ईव वार्म हार्टेड लाइव ब्रॉडकास्ट 16 फरवरी न्यू ईयर ईव शाम 7 बजे। रिजर्व बटन पर क्लिक करें और लाइव रूम लॉक करें। हम सब साथ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।